सबसे पहले हमें दो बातें इसमें जो है उसको क्लियर करना पड़ेगा, नेम से जो समझ में आ रही है। एक है बच्चे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग समझना है, और दूसरा ये कि सर सोल प्रोप्राइटरशिप से यहाँ पे क्या मतलब है। जहाँ तक हम लोग जानते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है जहाँ पे सिंगल ओनर है, अकेला बंदा बिजनेस चला रहा है। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आगे ये सोल प्रोप्राइटर क्यों लिखा हुआ है। इससे पहले हमने जर्नल एंट्री पढ़ी, जो हम लोग बुक पढ़ रहे हैं एक्चुअल में फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो हम लोगों ने पढ़ा है इसमें कि सोल प्रोप्राइटर के बारे में तो पढ़ रहे उतनी दिन से, लेकिन किसी भी चैप्टर में आपने कभी भी देखा कि वहाँ पे लिखा हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट या जर्नल एंट्री ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, डेप्रिसिएशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। हम लोग अकाउंटिंग सीख भी रहे, पार्टनरशिप की तो नहीं सीख रहे ना सर, किसकी सीख रहे हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप की सीख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ही सोल प्रोप्राइटर वर्ड क्यों यूज़ किया गया, बाकी जगह ऐसा क्यों नहीं था बेटा। बाकी जगह और इसमें फ़र्क क्या है, जो जर्नल एंट्री होती है चाहे वो पार्टनरशिप की जर्नल एंट्री हो, पार्टनरशिप कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हो, चाहे वो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड हो, पब्लिक हो, या सोल प्रोप्राइटरशिप में हो, परचेज करने की जर्नल एंट्री सब जगह सेम होती है, सेल करने की जर्नल एंट्री सब जगह सेम होती है। तो अब तक जो भी हमने पढ़ा वो सबके लिए कॉमन था, वो इवन पार्टनरशिप के लिए भी कॉमन था। पार्टनरशिप में भी अगर परचेज की एंट्री होती तो वही होती जो आपने पहले किया, सेल की एंट्री भी सेम कर रहे होते। लेकिन जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात आती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड बातें, जहां पे आपको एट द एंड प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है कि कंपनी जो पूरे साल हमारे देखा चलते हुए, उस कंपनी में प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज एट द एंड बची हैं हमारे पास। तो इसके लिए रूल्स थोड़े अलग हैं। जब आप पार्टनरशिप में जाते हैं तो वहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अलग टाइप से अकाउंट बनता है। जब आप कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रोसीजर थोड़ा अलग है और सोल प्रोप्राइटर का अलग है। इस वजह से यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप लिखा गया है। बात समझ में आई? मतलब जो यहाँ पे आप सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़ेंगे वो पार्टनरशिप में एप्लीकेबल नहीं होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट जो होता है बंटवारा होता है कई सारे पार्टनर्स में। यहाँ पे एक प्रॉफिट जो भी आया वो सारा मालिक का है, सीधा कैपिटल में जाता है। कंपनी में जो है उसका प्रेजेंटेशन ही अलग होता है, वो कंपनी लॉ के हिसाब से प्रेजेंटेशन होती है। वो 12th में आप लोग पढ़ते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी अकाउंट्स। ये दोनों मीनिंग समझ में आ गया आपको? अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है बेटा ये है क्या चीज़ें और कहाँ से स्टार्ट होती क्या है, उसको ध्यान से समझेंगे। इससे पहले हमें ना पहले एक बात पर तक समझनी पड़ेगी, वो था अकाउंटिंग प्रोसेस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस। सर ये अकाउंटिंग प्रोसेस, बेटा अकाउंटिंग प्रोसेस में आपने पढ़ा, अगर अकाउंटिंग रिकॉर्ड करने की बात आती है तो सबसे पहले हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में। उसके बाद बच्चे, उसके बाद ट्रायल बैलेंस में, फिर बच्चे ये प्रोसेस था ना हमारा। इसके बाद जाके हमारा बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बनता है सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को 3 अकाउंट में कवर किया जाता है। कितने अकाउंट में? 3 अकाउंट में। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं इसमें ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा बनाते हैं बेटा हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरी चीज़ जो होती है बैलेंस शीट। इसमें 3 चीज़ें में डिफरेंशिएट, 3 चीज़ों में बांटा गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। पहला क्या है बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस, और तीसरा बैलेंस शीट। तीसरी चीज़ है ये बैलेंस शीट। क्लियर है बात? तो इसका मतलब ये आप एक बार पीछे चल के देखो तो आपको याद आएगा कि जर्नल जब हम बनाते थे तो जर्नल की ही पोस्टिंग हम लोग कहाँ करते थे बेटा? लेजर में। और लेजर की पोस्टिंग कहाँ कर रहे थे? और ट्रायल बैलेंस ही चीज़ें निकल के आएंगी ट्रेडिंग में, प्रॉफिट एंड लॉस में। और ये जितने भी ट्रायल बैलेंस में इंफॉर्मेशन गिवन है, इसी इंफॉर्मेशन को कुछ इंफॉर्मेशन ट्रेडिंग अकाउंट में, कुछ इंफॉर्मेशन प्रॉफिट एंड लॉस में, और कुछ कहाँ चली जाएंगी? बैलेंस शीट में, उसी से। तो कहने का मतलब है जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होते हैं तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है आपके पास होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए बेटा? ट्रायल बैलेंस। बिना ट्रायल बैलेंस के आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तैयार नहीं कर सकते। इतनी बात समझ में आ गई?
दूसरी चीज़, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए जो सबसे मेन चीज़ है, जो डेफिनेशन में आप इसको काउंट करते हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो लास्ट प्रोसेस है, लास्ट मतलब एट द एंड में आप देखते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस के आखिर में होता है। अकाउंटिंग प्रोसेस तो यही था, जर्नल से स्टार्ट हुआ था, तो एंड रिजल्ट क्या है बेटा? अकाउंटिंग प्रोसेस का जो एंड रिजल्ट होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। इतनी बात समझ में आई आपको? पहले आप इतना नोट करिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। Financial statements are prepared with the help of trial balance, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरली एट द एंड ऑफ द ईयर हम लोग बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है बनाने का बेटा, वो ये ऑब्जेक्टिव है कि हमें ये मालूम चल जाए कि हमारे पास एट द एंड हमने जो बिज़नेस पूरे 1 साल रन किया, उस बिज़नेस में हमें क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉसेस हुए हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, कंपनी के पास क्या एसेट्स हैं और क्या लायबिलिटी बचते हैं एट द एंड। क्योंकि देखिए बिज़नेस जितना भी चल रहा हो, बिज़नेस का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि बिज़नेस से ये तो मालूम चले कि बिज़नेस जो प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो प्रॉफिटेबल होना कि प्रॉफिटेबल है या नहीं है, इसका मालूम आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही कर सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे मेन चीज़ है डिसीजन मेकिंग के लिए। मैनेजमेंट इसी पे तो सारे डिसीजन लेता है, उसने जो प्रीवियस डिसीजन लिए उससे भी चेक करता है कि आज हमारी कंपनी का प्रॉफिट लॉस जो है उससे डिसीजन कितना इफेक्ट कर रहा है, क्या हमें कुछ चेंज करना चाहिए, क्या कोई पॉलिसी में चेंज करना चाहिए, क्या बिजनेस के तरीके में चेंज करना चाहिए। क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट ही था उसका। अगर कोई भी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके लिए मेन ऑब्जेक्टिव क्या बेटा? प्रॉफिट अर्न करना है। कोई सोसाइटी को सर्व करने तो आया नहीं था, वो मेन ऑब्जेक्टिव था प्रॉफिट। प्रॉफिट नहीं है तो फिर तो बिजनेस बंद हो जाएगा उसका। तो वो चीज़ मालूम कहाँ से चलना है बेटा? वो मालूम चलेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो उसमें क्या है कि हमें एक एक करके स्टार्ट करना है। पहले चलना है जी हमें ट्रेडिंग अकाउंट पे, फिर हमें चलना है प्रॉफिट एंड लॉस पे, फिर बैलेंस शीट पे। क्लियर है? तो अब मैं सबसे पहले क्या स्टार्ट करूँगा आपके लिए, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, फॉर्मेट क्या है, उसमें कौन कौन से आइटमें आती हैं, और फिर उसके ऊपर क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए जी, इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट है क्या जी? ट्रेडिंग अकाउंट जो है बेटा, लिखिए, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ये एक नॉमिनल अकाउंट है। इसके लिए भी आप कह सकते हैं कि ये ईयर के एंड में बनता है। इट इज
prepared to know the gross profit और ग्रॉस लॉस। इसको हम लोग बनाते हैं बेटा, किस लिए बनाया जाता है? ये ग्रॉस प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए और कंपनी के ग्रॉस लॉस को फाइंड आउट करते हैं इससे। ये नॉमिनल अकाउंट है, मतलब इसके अंदर सिर्फ प्रॉफिट और लॉस की बातें होंगी और ग्रॉस प्रॉफिट की बातें होंगी कि ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। तो पहले हम लोग इसके ना फॉर्मेट पे चलते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या है, फिर मैं आपको आगे की चीज़ें बताऊं। थोड़ा बहुत नोट कर लीजिए। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड particular amount, particular and amount by net sales less sales return by closing stock opening stock purchases return एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आप लिखते जाइए, अभी मैं समझा दूंगा। अब देखिए, हमने ट्रेडिंग अकाउंट हमने बनाया। ट्रेडिंग अकाउंट का मेन ऑब्जेक्टिव है कि आप ये पता कर सके कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या है और ग्रॉस लॉस क्या है। अब सवाल ये है कि सर हम ये ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस हम क्यों कैलकुलेट करते हैं और ये कौन सा प्रॉफिट है? तो ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस के लिए ही हमने ये फॉर्मेट तैयार किया। क्रेडिट साइड का अगर हम टोटल करें और डेबिट साइड का अगर टोटल करते हो और डिफरेंस आ जाए, इधर ध्यान दीजिएगा बेटा, डिफरेंस आ जाए और हम मान के चलते हैं कि डिफरेंस ना बेटा हमारे डेबिट साइड में आ गया। कहाँ आ गया सर? डिफरेंस इस साइड आ रहा है, तो बेटा डेबिट साइड में अगर डिफरेंस आएगा तो उसे हम लोग बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। और बच्चे अगर क्रेडिट साइड में डिफरेंस आएगा उसे बोलेंगे हम लोग ग्रॉस लॉस। ये हमारा ग्रॉस लॉस है, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर है जी? मैंने जैसा आपको नॉमिनल अकाउंट बनाया तो मैंने आपको बताया कि इस साइड हम लोग इनकम लिख रहे होते हैं और इस साइड हम लोग एक्सपेंसेस को लिख रहे होते हैं। इससे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस निकालते हैं। फॉर्मेट के तौर पे यही है। नेट सेल्स आपको ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में मिल जाता है, आप वहाँ से ये वैल्यू लिखेंगे और जो आपका सेल्स रिटर्न है उसको माइनस करने के बाद वैल्यू लिखेंगे। अगर सेल्स रिटर्न आपके सामने नहीं है तो आप नेट सेल्स को डायरेक्ट से लिख दीजिएगा। नेट सेल नहीं तो नेट को काट दिए, सिर्फ सेल्स लिखिए बेटा। ये जो वैल्यू होती है इसको नेट सेल्स कहते हैं एक्चुअली में। टोटल सेल्स में से जो सेल्स रिटर्न माइनस होता है उसे हम लोग नेट सेल्स कहते हैं। फिर इधर क्लोजिंग स्टॉक, ये सारी वैल्यूज़ आपको दी गई होंगी। इसमें सिर्फ एक चीज़ है जो आपको ट्रायल बैलेंस में ढूंढना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और वो है आपके लिए नई चीज़। क्या है बेटा? ये आपने एक्सपेंसेस तो पढ़े थे लेकिन कभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं पढ़ा, वो आपको समझना पड़ेगा।
और दूसरी चीज़ आपको ग्रॉस प्रॉफिट को भी समझना पड़ेगा कि ये है क्या, तो उसके कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, थोड़ा सा सुनते हैं। पहले मैं बात करता हूँ ग्रॉस प्रॉफिट जो हम निकाल रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट बना के, वो होता क्या है। आप मुझे एक बात बताना, ध्यान से सुनना। मान लीजिए कि किसी ने, ये माउस है, 200 रुपये का ऑनलाइन उसने लिया, 50 रुपये उसके चार्जेस लगे, डिलीवरी चार्जेस पहुंचाने के, तो कितना हो गया टोटल? 250 हो गया, 250 रुपये। अभी उस बंदे ने ना, जिसको 250 का पड़ा, वो इसे 300 का बेच दे रहा है, कितना कमाया? समझा आपने? कितने का खरीदा था? 200 का। लाने में खर्चे टोटल कितना हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। कितने का बेचा उसने? 300 का। अगर बेच रहे हैं तो प्रॉफिट है लॉस है? कितने का? ये है ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन एक बात बताओ, उसने बेचा कैसे? आपने पूछा नहीं बेटा। उसने पहले ना एडवर्टीजमेंट रन किया, एडवर्टीजमेंट चलाया, फिर जिसको दिया उसको भी ना एक थैला दिया साथ में, उसके भी लिए खर्चे हुए होंगे। जिस दुकान में रखा उसका रेंट भी है, एम्प्लॉय वहां पे उसका सैलरी भी है, वहां इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी जा रहा है, बहुत सारे और भी खर्चे हैं। लेकिन जनरली आमतौर पे ज़्यादातर लोग क्या देखते हैं? यही देखते हैं ना यार, 250 का खरीदा, 300 का बेचा, मतलब 50 बच रहा है, ये ग्रॉस प्रॉफिट है। तो जो आम लोग ज़्यादातर देख रहे हैं ना एक दूसरे को कि यार 300 का पड़ा है, चल 400 में बेच दे, इसको 100 रुपये बच जाएंगे, वो जो डायरेक्टली आप देख रहे हैं ना, उसे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। क्या कहते हैं? कई बार कंपनी पे ग्रॉस प्रॉफिट ना बेटा 200% होता है। मतलब 150 की चीज़ है या 250 की चीज़ है ना, तो वो भाई साहब सीधा 700 का बेच रहे हैं, उसके बावजूद भी प्रॉफिट नहीं बचता। देखने में लगता है 500 रुपये आ गए होंगे, लेकिन उसका एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट और बहुत सारे अदर कॉस्ट को देखा जाए तो उसके पास लॉस में चला जाता है। किसी बच्चे ने अगर इस सीज़न में शार्क टैंक देखा हो तो उसमें ज़्यादातर जो वहाँ पे बैठे हुए हैं शार्क को यही पूछते थे कि भाई आपका ग्रॉस मार्जिन क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या है। तो सामने वाला बताता था कि हमारा 600 का पड़ता है, हम 3000 में बेचते हैं। सुन के कैसा लगता है? 600 की चीज़ 3000 में। फिर कंपनी ने पूछा कि प्रॉफिट कितना आ रहा है, कि अभी प्रॉफिटेबल नहीं हुए हम। अरे प्रॉफिटेबल नहीं हुए, इतना तो कमा रहे हैं आप। इसलिए नहीं हो रहे कि हमारा हाई एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है। आप बायजूस को देख लो ना, वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स बेच रहा है, सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर्स, और केजी के बच्चे को भी 90,000 का बेच देता है। तो रिकॉर्ड तो एक ही बार किया होगा, फिर 90,000 तो पूरा प्रॉफिट ही दिख रहा है एक तरीके से। लेकिन वो अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव को, एडवर्टीजमेंट को इतना कॉस्ट है कि वो बंद होने के कागार पे आ गई। कंपनी के रेवेन्यू से ज़्यादा तो लॉस दिखने लग गया, ऐसा लग रहा है। इतना लॉस है कंपनी के, बहुत लॉस है, कहने मतलब एक्सपेंसेस। तो जो आप एट द एंड देखते हैं सारे खर्चे काटने बाद, उसे कहते हैं नेट प्रॉफिट। और जो ओवरऑल डायरेक्टली देखते हैं कि बस लाने में कितना पड़ा और कितने का बिक गया, उसे क्या कहते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। तो बेटा यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट हम ऐसे ही कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या वो नातिक जो मैंने आपको समझाया वो समझ में आया? ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? हम लोग ज़्यादातर यही देख रहे होते हैं। कोई बर्गर खरीदने गया और घर पे एक बार ऑर्डर कर दो ना, घर पे अम्मी जो होती हैं पोस्टमार्टम करती हैं, इसमें डाला क्या है, कुछ भी तो नहीं है, इतना तो घर पे बन जाएगा, ये उसके भी 80 रुपये ले लिए। तो वो जनरली क्या देख रहे होते? ग्रॉस प्रॉफिट, कि यार कंपनी तो बहुत ज़्यादा मार्जिन से कमा रही है। तो हम वही चीज़ यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। उसके लिए हमें 5 चीज़ें चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हमें क्या चाहिए सर? एक तो नेट सेल चाहिए, इसे कहते क्या? नेट सेल। और नेट सेल कैसे निकलेगा? सेल्स माइनस का सेल्स रिटर्न। और क्या चाहिए बेटा उसके लिए? क्लोजिंग स्टॉक। क्या चाहिए? अरे सर लो, मैं पूछ रहा हूँ, मुझसे ही पूछ रहे हैं। चलो पूछो। तो सर ये नेट सेल्स हमें एक चाहिए, दूसरा क्या चाहिए बेटा? क्लोजिंग स्टॉक चाहिए। 2 चीज़ें हो गई। डेबिट साइड में बताओ, डेबिट साइड में क्या क्या चीज़ें चाहिए? ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस। क्या चाहिए? नेट परचेज कैसे निकलेगा? परचेज माइनस का परचेज रिटर्न। और क्या चाहिए बेटा? बस। तो टोटल ओवरऑल देखा जाए इधर 3 आइटम, इधर कितना है? इस अकाउंट में यही आएगा हर बार, आपको ये याद रखना है। क्लियर है सर?
इसमें जो आपको समझना है कि डायरेक्ट एक्सपेंस किसे कहते हैं ये मैं आपको समझाऊंगा। पहले आप बता दो, यहां तक याद हो गया आपको? चले आगे बढ़े। आइए जी डायरेक्ट एक्सपेंस के कहानी को थोड़ा सा समझते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंस है क्या। देखिए मान लेते हैं कि भाई आपका जो है कपड़ों का कारोबार है और आपने एक फैक्ट्री डाल रखी है और आपके पास एक शोरूम भी है, और ये भी पॉसिबल है कि कई सारे शोरूम्स हों। तो फैक्ट्री में कपड़े कहीं से तो आ रहे होंगे, पहले अलग अलग शहरों से भी ला रहे होंगे आप। वहाँ पे साइज़ का मसला है, साइज़ को सही कर रहे हैं, टैग लगा रहे हैं, प्राइस टैग लगा रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं, आयरनिंग कर रहे हैं, ये सारा काम हो रहा है वहाँ पे। तो बेटा यहाँ तक के जो खर्चे हैं, फैक्ट्री तक के खर्चे, उससे पहले के जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि आपने प्राइस टैग लगाने से पहले वो एक्सपेंसेस को काउंट कर लिया, आपने जोड़ दिया कि भाई मेरे को ये चीज़ कितनी की पड़ी, इतनी की पड़ी, आपने जोड़ दिया। जैसे आपने माउस के केस में 200 का आया, 50 रुपये खर्च हुए लाने में, तो 250 रुपये आपने जोड़ दिया। अब उसे 6 महीना लग जाए दुकान पे रखे रखे, तो 6 महीने में रेंट जा रहा है कि नहीं जा रहा? सैलरी भी जा रहा होगा बच्चे का जो भी वहाँ पे काम कर रहा है, एडवर्टीजमेंट भी हो रहा है, लेकिन क्या उसकी कॉस्ट में बार बार जोड़ते रहोगे आप? नहीं जोड़ो। तो मतलब यहाँ तक के एक्सपेंसेस आप कॉस्ट में ऐड कर देते हैं डायरेक्टली, इसलिए इसका नाम क्या कहलाता है बेटा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कि ये सामान बेचने तक के उसमें आने में कितना खर्च हुआ है। अब फैक्ट्री से बाहर निकल गया, प्राइस टैग वगैरह लग गया, अब आपके शोरूम चला गया, इसके बाद के जो खर्चे हैं बच्चे वो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या है? तो डायरेक्ट एक्सपेंस को हम लोग लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। कहाँ लिखते हैं बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट में। और वहीं पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस को कहाँ पे लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इसकी बात करते हैं। तो बेटा आपको ये जब भी कोई भी एक्सपेंसेस हो, आप उसको कैसे जज करेंगे कि भाई ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? आप उसकी मीनिंग निकालिए, आप खुद समझ जाइए कि ये ऑफिस का है, सेल्स का है, डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है, किस चीज़ का खर्चा है, या सामान लाने का है, बनाने का है, या पैकिंग का खर्चा है, किस टाइप के खर्चे, उस खर्चे से आपको समझ में आएगा। मैं जैसे एक एग्जांपल देता हूं, कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड का मीनिंग क्या होता है बेटा? सामान लाने के खर्चे। अब बताओ वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट है, क्योंकि सामान लाया जा रहा है। क्लियर है जी? मैं बोलूं फैक्ट्री रेंट, बताइए वो कहाँ का खर्च है? डायरेक्ट है वो, क्योंकि फैक्ट्री तक के खर्चे सारे डायरेक्ट है। पैकिंग एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस, मैं बता रहा हूं आपको, पैकिंग एक्सपेंसेस ऑन परचेज। परचेज करने के वक्त भी आपने क्या करा? पैकिंग करवाई। जैसे अलग अलग शहरों से आप खरीदेंगे तो पैक करके तो लाएंगे माल यहाँ पे, तो वो खर्चे जो हैं वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। लेकिन मैं आपको बोलूँ सेलिंग एक्सपेंसेस, तब क्या समझेंगे आप? इनडायरेक्ट। एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट। ऑफिस का रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। कस्टमर को आपने डिस्काउंट दिया है, वो क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। बेटा डायरेक्ट में 3 चीजें आएंगी, सामान को बनाने के खर्चे, सामान को लाने के खर्चे, या उसे आपने फैक्ट्री में जो भी उसके ऊपर खर्च किए, बस ये 3 टाइप के एक्सपेंसेस जो आते हैं डायरेक्ट। इनडायरेक्ट बाकी इसके अलावा जो भी बच जाते हैं वो कौन से एक्सपेंस होते हैं? इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस की मैं लिस्ट लिखवा देता हूं आपको कौन कौन से हैं, उसके अलावा जितने भी खर्चे होंगे वो सब इनडायरेक्ट हो जाएंगे। आप फटाफट इतना नोट कर लो। चलिए अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख लेते हैं। देखिए बेटा डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैंने आपको बताया, सामान को बनाने के खर्चे, सामान को लाने के खर्चे, या फैक्ट्री में रखने टाइम पे जो खर्चे हो रहे थे वो खर्चे फैक्ट्री तक के। एग्जाम्पल मैं कुछ लेते जाता हूँ, और यहाँ पे जो भी आपका सवाल आए वो बिल्कुल वेलकम है, आप पूछना ज़रूर, ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले मैंने आपके सामने रखा वेजेस। जैसा कि आप जानते हैं वेजेस का मतलब होता है मजदूरी। तो अगर कहीं पे वेजेस आपको दे दिया जाए तो ये डायरेक्ट है, ये कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि डायरेक्ट है इनडायरेक्ट क्यों नहीं है सर? सर डायरेक्ट इसलिए क्योंकि आप जहां ऑफिस की अगर बात करते हैं तो वहां पे जनरली की बात करूं मैं, तो ऑफिस में ज़्यादातर लोग काम ना सैलरी पे कर रहे होते हैं, सेल्समैन, मैनेजर वगैरह सब। तो सर ऐसे तो फैक्ट्री में भी कर रहे हैं, लेकिन फैक्ट्री में आपने देखा होगा ज़्यादातर केसेस में आपने देखा होगा पीस रेट पे काम होता है, या प्रोडक्ट के कितनी मैन्युफैक्चर करेंगे पर पीस के हिसाब से काम हो रहा है, पर आर के हिसाब से हो रहा है, पर यूनिट के हिसाब से हो रहा है, इस हिसाब से काम बनाए जाते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि ज़्यादा मजदूरी का काम, वेजेस वाला काम कहाँ पे होता है, फैक्ट्री में या ऑफिस में? फैक्ट्री में। तो हमें कुछ नहीं बोला जाए तो हम ऐसे खर्चे को क्या मानेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस।
अगर क्वेश्चन आपको ऐसा बोलता वेजेस एंड सैलरीज, तो इसका भी मतलब है कि दो एक्सपेंसेस को एक साथ लिखा गया, एक वेजेस को और सैलरी को, लेकिन जिसका नाम पहले आए ना बेटा, इसका मतलब वो एक्सपेंसेस ज़्यादा है उसके अंदर। जैसे मैंने बोला वेजेस एंड सैलरी 10,000, तो इसका मतलब उस 10,000 में ज़्यादा पोर्शन किसका है, वेजेस का है। तो ये ज़्यादा पोर्शन कहाँ पे इस्तेमाल होगा, कहाँ होगा बेटा, फैक्ट्री के अंदर ही होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में ऐसे दे दे आपको सैलरी एंड वेजेस, तो बेटा ये एक्सपेंसेस आपके लिए क्या हो जाएगा, ये इनडायरेक्ट हो जाएगा, ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। याद रहेंगी बात। चलिए पहली चीज़ आपने समझ ली। दूसरा आते हैं जी, हमने लिखा कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड सामान लाने के खर्चे हैं। अगर कई बार सिर्फ कैरेज भी लिखा रहे इसका भी सेम मीनिंग है, और अगर कई बार ऐसे लिख दिया जाए कैरेज आउटवर्ड, तो बेटा ये आउटवर्ड मतलब फैक्ट्री से सामान ले जाने के खर्चे हैं, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये नहीं आएगा डायरेक्ट में। डायरेक्ट में क्या आएगा, कैरेज इनवर्ड आएगा, या फिर क्या आएगा, सिर्फ कैरेज आएगा। चलिए जी थर्ड पे आ जाइए। उसके बाद मैं आपके सामने लिख रहा हूँ फैक्ट्री का रेंट। ये तो नाम से ही मालूम चल रहा है, लेकिन सर कई बार क्वेश्चन में सिर्फ रेंट रहे तो रेंट आप मान के चलेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है सर, सिर्फ रेंट है तो इसमें शोरूम भी हो सकता है और फैक्ट्री भी हो सकती है। तो हमारा जनरली क्या पर्पस है, इसमें रेंट लेके सिर्फ रेंट होगा तो हम इनडायरेक्ट मानेंगे। फैक्ट्री का होगा तो उसे मेंशन करना पड़ेगा, फैक्ट्री रेंट लिखा हुआ हो बेटा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस अगर लिखा हुआ है तो ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। लिखा हुआ है बेटा पावर, फ्यूल या फिर लुब्रिकेंट, ये भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। फ्रेट, फ्रेट इनवर्ड, पैकिंग एक्सपेंसेस, ऑन परचेजेस, लेकिन ओनली पैकिंग एक्सपेंसेस आपको दिखे तो वो इनडायरेक्ट है, या फिर पैकिंग ऑन सेल्स लिखा हो तो इनडायरेक्ट है बेटा। रॉयल्टी, रॉयल्टी ऐसे होता है कि आप ये मान के चलिए कि कोई, मान लीजिए मेरे ना बुक पब्लिशिंग का काम है और आप राइटर हैं, और आपसे हमने ये तय करा कि जितनी भी बुक्स हम बनाएंगे उसमें से आपको 50 रुपये देंगे। तो इस खर्चे को तो हम डायरेक्टली जोड़ सकते हैं कि मेरा एक बुक पे एक राइटर को कितने का पड़ रहा है भाई, 50 उसको देने हैं, बाकी हमारे प्रिंटिंग का खर्चा कितना है, बाकी सारी जुड़ जाती है। तो रॉयल्टी मतलब वो है जो एक अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट किसी को हमें देना होता है उसके एवज में जो उससे सर्विसेज हमने ली हैं, तो रॉयल्टी हो गया जी। सर अगर यहाँ पे लिखा रहता इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग मान रहे हैं ऑफिस के खर्चे, और पावर मतलब है लाइट ज़्यादा कंज्यूम हो रही है, हम यहाँ ये मान के चल रहे हैं। फ्यूल है, जैसे फ्यूल है तो जनरेटर वगैरह है, इंजन ऑयल वगैरह है, ये सब चीज़ें हम फैक्ट्री की मान रहे हैं बेटा। ठीक है, समझ में आई बात। इंश्योरेंस अगर मैं बोलूँ तो आपको मालूम चल रहा है कि फैक्ट्री का इंश्योरेंस हो तो फैक्ट्री का भी सकता है, मजदूरों का भी हो सकता है, लेकिन क्लियर नहीं है तो किस में लेंगे आप, इनडायरेक्ट। देखो फैक्ट्री में ना नाम से पता लगे, देखो इसको पढ़ के देखो, इसे मालूम चल रहा है कि नहीं फैक्ट्री से रिलेटेड है या उससे पहले से है, लेकिन इसके अलावा जो आपको नहीं मालूम चल रहा है वो इनडायरेक्ट है। मैं कुछ एग्जांपल आपको इनडायरेक्ट के अभी दे देता हूँ, जबकि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में लंबी लिस्ट पढ़ेंगे, लेकिन क्लियर करने के लिए मैं आपको दे रहा हूँ। आप वैसे ये 8 पॉइंट याद कर लीजिए ना, तो आपसे कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली।
ऑलमोस्ट 50, 40, 50 क्वेश्चन जो भी है सारे बन जाएंगे आपसे, कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। ये 8 पॉइंट आपको याद रहे तब। अब यही याद नहीं है और आप परेशान हैं, तब मुश्किल हो जाएगा। मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की कुछ एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ, ठीक है जी। और डायरेक्ट डायरेक्ट तो आपके सामने लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट आप मेरे से सुनते जाइए और मुझे बताते चलिएगा। सबसे पहले मैंने बोला आपसे ओनली रेंट बोल रहा हूँ, क्या बोला मैंने बेटा? रेंट, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। मैंने बोला जी सैलरी, ये भी क्या है बेटा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। मैंने बोला सर डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। डिस्काउंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इंश्योरेंस ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। एडवर्टीजमेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। लीगल चार्जेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इलेक्ट्रिसिटी, बैड डेट्स, रिपेयर्स, स्टेशनरी, प्रिंटिंग, ये सब इनडायरेक्ट। इसके अलावा बहुत सारे हैं, लेकिन आप ये बताओ क्या इसमें आपको कोई सा भी ऐसा आइटम है जो आपको लग रहा नहीं सर ये डायरेक्ट होना चाहिए था? आपको लग रहा है आप डिस्कस कर सकते हो मेरे से, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर पावर मैंने बोला ना, हमने दोनों की जगह को अलग यूज कर रहे। पावर से हमने ये सोचा है कि पावर वर्ड हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? फैक्ट्री के लिए। और इलेक्ट्रिसिटी हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? ऑफिस के लिए। लेकिन अगर वो साफ साफ बताए आपको इलेक्ट्रिसिटी और फैक्ट्री, तब तो यहाँ आ जाएगा, फिर तो उसने बता ही दिया, इतनी कंफ्यूजन ही नहीं। जी सर असद कुछ कह रहे हो? सिर्फ रेंट बोल दिया तो इनडायरेक्ट है बेटा। फैक्ट्री के बाद के कोई भी खर्चे, आप वहां से निकले, पुलिस वाले ने पकड़ लिया, कहाँ जा रहा है भाई, ये कहाँ से सामान लेके आ रहा है, और उसको आपने 200 रुपये पकड़ा दिए, क्या ये? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यही टर्म्स यूज होंगी फैक्ट्री ऑफिस एग्जाम में भी? जैसे है ना बेटा, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। अगर आपको टेंशन हो रही तो पहले आप ये याद कर लो। देखो लर्निंग बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ में ना, आप बिना लर्न किए आगे बढ़ेंगे दिक्कत आएगी। आप इस 8 पॉइंट को याद कर लीजिए, उसके बाद जब भी टकराए तो चेक करिए। मैं जैसे इसमें से कोई एक वर्ड ले लेते हैं, बैड डेट्स। मीनिंग बताओ, बैड डेट्स का मतलब क्या होता है? पैसे डूब गए। बताओ सामान को लाने का खर्चा होता है ये, बनाने का होता है ये, फैक्ट्री का होता है क्या ये? तो क्या होगा बताओ, ये इनडायरेक्ट हो गया। लीगल चार्जेस मतलब वकील के हेयरिंग वगैरह के खर्चे हो रहे होंगे, इस टाइप के खर्चे। जी बेटा, रिपेयर आ सकता है, लेकिन उन्होंने बताया नहीं ना कि फैक्ट्री का मशीन रिपेयर हो रहा है। उसने बोला रिपेयर है, हम मान के चल रहे हो ऑफिस में छोटा मोटा काम है। देखो फैक्ट्री है तो उसे बोलना पड़ेगा, या फिर ऐसी बात हो जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाए, वही होगा। कैरीज इन वर्ड, फैक्ट्री से पहले की बात। वेजेस ये बिल्कुल ऑब्वियस है, ये आप भी समझ रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल नाम से क्लियर है कि कहां पे होगा। समझ में आई बात? सर अगर आपके सामने सैलरी और वेजेस, दो आइटम कभी भी होते हैं ना लाइफ में, वेजेस एंड सैलरी, या सैलरी एंड वेजेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्लांट एंड मशीनरी, सुना है ना कभी? प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स। अगर दो अकाउंट एक साथ दिख रहे हैं, इसका मतलब दोनों के पैसे एक साथ जोड़ दिए गए होंगे, यही हुआ होगा। तो अगर सैलरी एंड वेजेस दिख रहा है, इसका मतलब सैलरी का पैसा, वेजेस का पैसा दोनों है लिखा हुआ। लेकिन अब किसका कितना है? तो सैलरी ज़्यादा है तभी इसके साथ ऐड है वो। हमेशा ये ध्यान रखेंगे, जैसे मैं बोलूँ, ध्यान दीजिए, मैंने ये बोला आपको प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 10,000। अब बताओ ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहाँ का खर्चा है? पहले आप ये बता दो, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट है। अब मैं आपसे वैसे जनरल नॉलेज के लिए आपके पूछ रहा हूँ, मुझे ये बताइए 10,000 में इन दोनों में से किसका ज़्यादा दिख रहा है आपको खर्चा? प्रिंटिंग का। अगर मैं ऐसे लिखता तो बताइए। ये बेटा बिल्कुल अलग बात कर रहा हूँ मैं आपसे। ये जनरली आपको जब भी दो अकाउंट को मर्ज किया जाए तो कोशिश यही रखी जाए हमेशा कि जो जिसका वेटेज ज़्यादा है उसको पहले रखा जाए। ये हम लोग प्रोफेशनली जब हम लोग हिसाब किताब कहीं करते थे तो हम इस तरीके से करते थे। समझ में आई बात? बाकी आपको ये पॉइंट्स याद रखने, याद रखेंगे आपके लिए क्वेश्चन, ठीक है, आपके सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे।
लेकिन पहले आपका काम है इसे याद रखना। याद तो करेंगे ना, आप 2 बार लिखेंगे याद हो जाएगा। बाकी लॉजिकली मैं आपको बता चुका हूँ, बनाने के खर्चे, लाने के खर्चे और फैक्ट्री के खर्चे, ये सारे आपके डायरेक्ट है। सामान को बेचने के, बिजनेस को चलाने के, एडवर्टीजमेंट के, मार्केटिंग के, डिस्ट्रीब्यूशंस के, ये सारे खर्चे इनडायरेक्ट हो जाते हैं। क्लियर है बात? नोट कर चुके हैं आप? नहीं किया तो फटाफट कर लो, यहाँ पे ये भी लिख लो तो इससे याद रहेगा कि तो बेटा एक क्वेश्चन बना रहे हैं, आपने नोट नहीं करना, आप सिर्फ फॉर्मेट निकाल के। ट्रेडिंग अकाउंट का जो क्वेश्चन मैं देख रहा आपको दिखा रहा हूँ, ये रहा सर। तो आप ऐसे काम चलाए, फ्रॉम दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन दी ग्रॉस प्रॉफिट। आपको ग्रॉस प्रॉफिट बताना है तो ट्रेडिंग अकाउंट बना लेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा उससे। बच्ची इधर ध्यान दीजिए, फ्रॉम दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन दी ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ओपनिंग स्टॉक, आप सिर्फ फॉर्मेट देखिए, मुझे बताइए क्या ओपनिंग स्टॉक है फॉर्मेट में, किस साइड लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक को? वेरी गुड। अब बताइए फ्रेट एंड पैकिंग, अब ध्यान से बताइएगा, फ्रेट एंड पैकिंग आपके लिए डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट एक्सपेंस है। फ्रेट इनवर्ड डायरेक्ट है, आउटवर्ड लग जाता तो इनडायरेक्ट हो जाता। ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, बताओ किस साइड लिखेंगे? फॉर्मेट देख के बताओ ना, मुश्किल है ना आपके लिए, किस साइड? वेरी गुड। सेल्स बताइए किधर लिखेंगे? गुड्स परचेज, परचेजेस किधर लिखेंगे? डेबिट साइड। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में। चलो, पैकिंग एक्सपेंसेस ऑन सेल, सेल के पैकिंग एक्सपेंस है, बताओ क्या ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है? क्या ट्रेडिंग में आएगा? ट्रेडिंग में नहीं आएगा। तो फॉर्मेट अब बना लीजिए अब आप फटाफट, ठीक है जी। तो फॉर द ईयर का मतलब यहाँ पे ये है कि ये इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है फॉर द ईयर, पूरे साल की इंफॉर्मेशन लिखी गई है। जैसे आपने फॉर्मेट में देखा, इस साइड हम लोग क्या लिखते हैं? सेल्स। तो ये एक दिन की नहीं है, 31 मार्च तक पूरे साल की जितनी भी सेल हुई है सारी लिखनी है, तभी तो हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल पाएंगे। तो सेल्स बताइए बेटा कितना गिवन है? 1,90,000। सर सेल्स रिटर्न नहीं है, बेटा नहीं है तो अफसोस नहीं मनाना, अगर होता तो माइनस कर दे, नहीं है तो माइनस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको याद है क्रेडिट साइड में एक और आइटम लिखते थे बेटा, क्लोजिंग स्टॉक। चेक करो ये तो ज़रूर होगा सर, कितना है सर ये? 30,000। डेबिट साइड में हम सबसे ऊपर लिखते हैं बेटा ओपनिंग स्टॉक को, हमेशा हमेशा ओपनिंग को लिखेंगे, और उसके बाद हमेशा परचेजेस को लिखेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन है बेटा 25,000 रुपये, और परचेजेस जो है मेरे बच्चे वो है 1,40,000। फिर आएंगे आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अगर कोई गिवन है वो लिख देंगे। ये 4 आइटम तो फिक्स्ड हैं, ये होंगे ऐसे ही लिखने हैं आपको। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको समझना है कि कौन सा होता है बस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस इसमें बताइए फ्रेट एंड पैकिंग था कि नहीं था? तो वो लिखेंगे बेटा फ्रेट एंड पैकिंग। फ्रेट एंड पैकिंग कितना बेटा? 10,000। और उसके बाद है फ्रेट एंड पैकिंग के बाद है पैकिंग एक्सपेंसेस ऑन सेल्स, बताइए वो आएगा कि नहीं आएगा? वो नहीं आएगा बेटा। अभी दोनों साइड को बैलेंस करना, बैलेंस करना आता है आपको? बताइए, क्रेडिट साइड डेबिट साइड का दोनों टोटल करेंगे, जो ज़्यादा होगा वो दोनों साइड लिख देंगे, ज़्यादा में से कम वाले को माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कहेंगे। ठीक है जी। तो पहले टोटल करते हैं, 190 + 30 बोले तो कितना? 2,20,000 इधर का है, इधर चेक करो ज़्यादा है कम है? तो 2,20,000 डिफरेंस आ रहा है बेटा, कितना बताया आपने? 45,000। इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे बच्चे ग्रॉस प्रॉफिट। बताइए क्लियर है? ये मुश्किल तो नहीं है? तो प्लीज़ ट्रेडिंग अकाउंट में आपको सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस को आपको एक बार लर्न कर लेना है, तो ये चीज़ें आसान लगेंगी। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई डाउट हो तो पूछ के जाइएगा।